हाय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देखा आपने कि मैंने आपके लिए बाकी सारे जो मैंने कल वीडियोस अपलोड किए हुए थे उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 कवर किया हुआ था। और जो आज मैंने इसके पहले जो एक वीडियो अपलोड किया है वो जेंडर के ऊपर था, पेपर 5th का ही ए पार्ट। अभी हम हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का वीडियो कवर करेंगे जो कि आपका पेपर 5th का ही सेकेंड पार्ट है। और इसमें भी हम ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके ऑनलाइन एग्जाम में बहुत यूजफुल होंगे। देखिए, अभी यहाँ पे हम हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और योगा एजुकेशन, हम इन तीन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो पहले हम हेल्थ कवर करेंगे, उसके बाद हम फिजिकल एजुकेशन कवर करेंगे एंड देन एट द लास्ट हम योगा कवर करेंगे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हेल्थ एजुकेशन? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 हम विदाउट कंफ्यूजन देख लेते हैं। Education that promotes an understanding of how to maintain personal health. हेल्थ एजुकेशन वो होता है जो हमें हमें सिखाता है, हमें बताता है कि हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी पर्सनल हेल्थ, सारी जो हमारी हेल्थ होती है वो खुद की कितनी इम्पोर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। Which of the following is an objective of health education? हेल्थ एजुकेशन जैसे आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट है। अगर आपने आपके अर्ली स्टेज में आपने स्कूल टाइम्स में भी देखा होगा, आपको एक फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होता है। तो आफ्टर ऑल ये जो आपका इनकलकेट किया हुआ है आपके सिलेबस वगैरह में, वो क्यों जरूरत होती है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है to encourage people to adopt and sustain health promoting lifestyle and practices। बिल्कुल, उसमें आप लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो एक हेल्दी लाइफ जिए, वो हेल्दी प्रैक्टिस करें अपने लाइफस्टाइल की। ऑप्शन नंबर 2, टू प्रमोट द प्रॉपर यूज ऑफ द हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल टू देम। जैसे कि आप देखेंगे कि जो आपके पास अगर मान लीजिए आपको कोई भी हेल्थ सर्विसेज आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप उसका सही तरीके से यूज करें। ऐसा ना हो कि आप बहुत केयरलेस बन जाएं या आप उसे वेस्ट करना स्टार्ट करें। ऑप्शन नंबर 3 है to arouse interest, to provide new knowledge, improve skills, and change attitudes in making rational decisions to solve their own प्रॉब्लम्स। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो ऐसे आपकी आती हैं, जो एक छोटी मोटी समस्याएं हो जाती हैं, उसको आप खुद ही निपटा सके, आपको पता चले कि किस चीज में मुझे हमें डॉक्टर के पास जाना है, और नहीं तो बहुत छोटी सी चीज है, इस समस्या का यह उपाय हो सकता है और यह कोई एक बड़ी बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये तीनों ऑब्जेक्टिव हैं हमारे हेल्थ एजुकेशन के। ये तीनों जो एम है हमारे, जो आप देखिए जो जिस पैटर्न में डिजाइन किया हुआ है आपका हेल्थ एजुकेशन, वो ये तीनों जो हमारे ऑप्शन है फुलफिल करते हैं। सो इसलिए ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द हेल्थ? कौन सा फैक्टर हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है? बायोलॉजिकल भी करता है, एनवायरमेंटल भी करता है, और साइकोलॉजिकल मतलब मेंटल जो हेल्थ होती है वो भी उसको इन्फ्लुएंस करती है। क्वेश्चन नंबर 4, एज, जेंडर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर, ये कौन सी हेल्थ से रिलेटेड होते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, इमोशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, नन ऑफ दिस। अब आप यहाँ पे देखिए, बोल रहा है एज और जेंडर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह का इन्फ्लुएंशियल है कि इन्फ्लुएंसिंग चीजें हेल्थ पे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल जो कि आपके माइंड से रिलेटेड होती है, उससे एज और जेंडर का कोई कनेक्शन नहीं है। इमोशनल फैक्टर, तो ऑफ कोर्स आपका एज और जेंडर इमोशनल कोई फैक्टर से कनेक्शन नहीं है। पर बायोलॉजिकल, एज और जेंडर आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3। A student is learning a new complex motor skill. The students will mostly likely benefit from the principle of transferring of learning if
द न्यू मोटर इज सिमिलर टू वन ऑलरेडी मास्टर्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक जो अगर स्टूडेंट एक बच्चा है वो न्यू कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल, बड़ी टफ सी मोटर स्किल है, वो उसको लर्न कर रहा है, कर रहा है ना। तो वो स्टूडेंट ही क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्टूडेंट विल मोस्ट लाइकली बेनिफिट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वो ट्रांसफर लर्निंग के लिए कब कब एलिजिबल होगा, कब बेनिफिशियल होगा, अगर वो न्यू मोटर स्किल उसी उसी मोटर स्किल से जान पहचान का उसी से मिलता जुलता होगा जो उसे पहले से ही बड़ी अच्छी तरीके से आती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग इज टेकन ड्यूरिंग। कब फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग होनी चाहिए? प्राइमरी क्लासेस में, प्राइमरी सेकेंडरी क्लासेस में, इन सेकेंडरी क्लासेस ओनली, ओनली इन कॉलेजेस। तो देखिए फिजिकल फिटनेस, जो फिजिकल आपकी जो एजुकेशन होती है या आपका जो एक आपकी मेंटल फिजिकल जो आपकी अवेयरनेस होती है या आप ट्रेनिंग बोलिए, वो हर लेवल पे इम्पोर्टेंट होती है। आप देखेंगे आज जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आप देखिए प्री प्राइमरी के होते हैं, प्राइमरी के होते हैं या सेकेंडरी एलिमेंट्री, अब किसी तरह की बात करें तो आई थिंक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ। क्वेश्चन नंबर 7, फिजिकल डेवलपमेंट हेल्प्स इन, कैसे हेल्प करता है आपका फिजिकली ग्रोथ? प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल यह भी है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स थ्रू बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल। ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो आपकी ओवरऑल बॉडी का डेवलपमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो, इमोशनल हो। आपने कई बार देखा होगा कि बोला जाता है कि आपका जो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह करेंगे, जो फिजिकल फिटनेस होती है, वो एक तरह का फ्रस्ट्रेशन बस्टर होता है आपका। जो भी आपका स्ट्रेस आप पूरा बस्ट आउट कर सकते हैं। तो क्या करती है वो, आपके जो मेंटली आप अगर एग्जॉस्टेड हैं तो वो उन मसल्स को भी रिलैक्स करती है। तो देखिए इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट इन तीनों चीजों में हेल्प करता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन? कौन सा मिसकंसेप्शन नहीं है, गलत सोच नहीं है फिजिकल एजुकेशन की? देखिए फिर नेगेटिव क्वेश्चन आ गया है, कंफ्यूज मत होइएगा। Physical education is a rest period between academic classes. फिजिकल एजुकेशन एक रेस्ट पीरियड होता है एकेडमिक क्लासेस के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए आप पूरा दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक आपके माइंड को डाइवर्ट करता है, एक आपको फिजिकल मेंटल दोनों तरीके से चेंज देता है। ऑप्शन नंबर 2, एनीवन कैन टीच फिजिकल एजुकेशन, नो प्रोफेशनल स्टडीज इज नीडेड। तो एनीवन कैन टीच नहीं, इसमें प्रोफेशनल स्टडीज चाहिए होती है। तो ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये एक मिसकंसेप्शन नहीं है। तो ये देखिए आप एक मिसकंसेप्शन है कि अरे है ना, अगर किसी की बॉडी बन गई है तो वो फिजिकल एजुकेशन पढ़ा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होती है, आपको एलिजिबल होता है, प्लस इसके लिए कई तरह के कोर्सेज भी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3, फिजिकल एजुकेशन प्रोसेस आर डिजाइन टू गिव अदर टीचर्स अ फ्री पीरियड। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अब इसमें पूछा हुआ है मिसकंसेप्शन नहीं है, पर ये थर्ड देखिए मिसकंसेप्शन है। ऑप्शन नंबर 4, फिजिकल एजुकेशन इन हाई स्कूल इज एसेंशियल to the development of motor skill and the enhances of reflexes। ये आपके जो रिफ्लेक्सेस, मतलब जैसे अगर आप कहीं आपके रिफ्लेक्सेस मींस आप आंखों से अगर देख रहे हैं, आप सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो रिफ्लेक्सेस, अगर आपकी बॉल इस तरफ जा रही है कि राइट में जा रही है कि लेफ्ट में जा रही है, आपको जल्दी से पता लगाना होता है। उसके थ्रू में फिर आपके रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं। तो क्या सिर्फ वो उसको बढ़ाने के लिए होता है? नहीं, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये गलत विचार है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए. The way that a person sits, stands, walks is also known as posture. ये आप सबको पता है कि हमारा उठना बैठना हमारा हमारा क्या बताता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, उसको हम पोस्चर कहते हैं. क्वेश्चन 10 उसी से रिलेटेड होगा. A good posture refers to the a natural curve. Those are present in a healthy spine. नहीं. 3 natural curves. Those are present in a healthy spine. 2 natural curves. Those are present in a healthy spine. Natural curves those are present in a backbone. देखिए इसका अभी अगर हम देखेंगे तो इसका ऑप्शन नेचुरल, देखिए अगर हम बॉडी टू बॉडी डिफर करता है ना. तो अगर हम इस पे एक आर्ग्यूमेंट करना चाहें तो कई तरह की बॉडी ऐसी भी होती है जिसके बैकबोन में एक नेचुरल कर्व होता है. तो अगर आप उसको देखें तो वो भी जा सकता है. ऑप्शन नंबर 2 जो है कि 3 नेचुरल कर्व्स दोस आर प्रेजेंट इन अ हेल्दी स्पाइन. आप देखेंगे आपकी 3 नेचुरल किस तरह से कर्व्स आ सकते हैं, तो वो एक गुड पोस्चर बैठने की एक डेफिनेशन होता है, वो एक एग्जाम्पल होता है. क्वेश्चन नंबर 11. हाउ कैन पोस्चर अफेक्ट योर हेल्थ? आपके बैठने का तरीका आपकी हेल्थ को कैसे अच्छा या बुरा बता सकता है. अफेक्ट हाउ वेल योर जॉइंट्स मूव. आपका जो घुटने होते हैं उनकी मूवमेंट पे भी अफेक्ट कर सकता है. मेक इट हार्ड टू. आपका जो खाना पचाने को बहुत ही डिफिकल्ट कर सकता है. आप फूड को अपने इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. दैट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन. मेक इट हार्डर टू ब्रीथ. आपको सांस लेने की दिक्कतें हो सकती हैं. तो ये तीनों जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके जो पोस्चर होते हैं, आपके बैठने का तरीका होता है, खड़े होने का, उठने का, ये तीनों प्रॉब्लम्स, जैसे आप बहुत जोर से उठे आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है. आपके आड़े टेढ़े सोने से, आपके उठने से, आपके ढंग से सारा दिन जैसे आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो आपका पेट फूल जाएगा, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा. खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा और ये सारी समस्याएं हो जाती हैं. तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आएगा, ऑल ऑफ देम. हाउ कैन आई इम्प्रूव माई पोस्चर इन जनरल? कैसे इम्प्रूव करें? देखिए फर्स्ट ऑप्शन पॉजिटिव है, बी माइंडफुल, स्टे एक्टिव, जो कि फिजिकल एजुकेशन का टॉपिक है ही सही हमारा. ईट जंक फूड एज मच एज यू कैन. देखिए नेगेटिव पॉइंट है. जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ब्रेड, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, ये सब खाने को बोल रहा है. तो हम समझ सकते हैं नेगेटिव पॉइंट है तो यही होगा. वेयर कंफर्टेबल लो हील शूज, ये पॉजिटिव पॉइंट है तो ये नहीं होगा. सो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी? कौन सा पोस्चर से रिलेटेड जुड़ी हुई समस्या नहीं है? नॉक नीज भी हो सकता है, फ्लैट फुट भी हो सकता है, लिगामेंट्स का वीक भी, आपके जो लिगामेंट्स हो सकते हैं, मसल्स आपके वीक भी हो सकते हैं. और कैंसर ऐसी समस्या है जो हमारे पोस्चर से रिलेटेड नहीं होती है. डिफाइन द टर्म बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट जैसे कि आपने टर्म बहुत सुना होगा, तो आइए देखते हैं क्या होती है. A diet containing some nutrients in the correct proportion. ऐसी डाइट्स में कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं सही मात्रा में. A diet containing most nutrients in the correct proportion. देखिए पहले में some nutrients बोल रहा है, सेकेंड में most बोल रहा है, थर्ड में a diet containing all nutrients. अब देखिए यहाँ पे ना शब्दों का हेरफेर था. किसी में some बोल रहा था, किसी में most बोल रहा था, किसी में कुछ हो, किसी में काफी हो. अभी इसमें थर्ड में बोल रहा है all, मतलब सारे हो, है ना. तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि देखिए फोर्थ में बोल रहा है अ डाइट कंटेनिंग नन, कुछ भी न्यूट्रिएंट्स ना हो. तो हमें ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है, हमें बराबर लेना है. अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट proportion. Next question, a diet containing right amount of energy, carbs, protein, fat, fiber, vitamins, minerals, water to fulfill our body requirement is called balanced diet. देखिए फिर आ गया आपका क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को घुमा के हमने पूछा हुआ है कि जिसमें आपकी एनर्जी भी हो, प्रॉपर कार्ब्स भी हो,
प्रोटीन हो, फाइबर हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, और आप देखेंगे मतलब उसका सब कुछ चीजें आप देखिए फाइबर्स वगैरह में सब मतलब बड़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम वगैरह भी हो, तो उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. Communicable diseases are also known as infectious diseases. अगर जैसे अभी आप देख रहे हैं अभी कोरोना बहुत चल रहा है, तो कोरोना एक तरह का क्या है? कोरोना एक तरह का बैक्टीरिया है, वायरस है, इन्फेक्शन वाला बीमारी है, जो एक एक इंसान से दूसरे इंसान तक कम्यूट होती है. तो इस तरह की बीमारी को भी कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन ही तो फैला रही है ना. सो दैट टाइप ऑफ डिसीज इज कम्युनिकेबल, जो फैल जाती, इन्फेक्ट कर जाती है. उसे एयरबॉर्न डिजीज भी आप एक्चुअली बोल सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज? कौन सी कम्युनिकेबल नहीं है? HIV, डायबिटीज. अब देखिए, डायबिटीज अगर आप देखेंगे तो वो कम्यूट नहीं हो सकती है, एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं जा सकती है, क्योंकि डायबिटीज में आप देखिए शुगर पेशेंट जो होते हैं, अगर उनकी बॉडी में जो शुगर लेवल होते हैं, जिनको आप इंसुलिन भी बोलते हैं, वो अगर हाई हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि अच्छा आपको डायबिटिक पेशेंट है आप. तो वो ट्रांसफरेबल नहीं है, वो कोई इन्फेक्ट नहीं कर सकता है. अगर डायबिटीज का पेशेंट हमारे पास बैठा है, तो वो हमारे लिए सेफ है, वो हमारे लिए इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं हम उससे, ना ही वो हमारे लिए इन्फेक्शियस है. क्वेश्चन नंबर 18. General signs and symptoms common to a number of infectious disease include fever, diarrhea, fatigue, all of these. अब देखिए, अगर मुझे सर्दी जुकाम खांसी है और अगर आप मेरे पास बैठेंगे, तो देर आर चांसेस कि मैं छींकूंगी, मैं खांसूंगी, तो आपको भी वो जो जर्म्स है, बैक्टीरियाज है, वो आप तक इन्फेक्शन पहुंच सकता है, और आपको आपको भी हो सकता है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ infectious disease. Dash occurs when an infectious agent enters a receptive portal, that is through direct contact. अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि टचिंग से हो गया, किसिंग, बाइटिंग, प्रोजेक्टिंग एयर ड्रॉपलेट्स बाय, जैसे मैंने बताया आपको अभी कि छीका मैंने, खांसा, तो हवा में फैल गया. तो ये कैसे हो गया? बाय स्पिटिंग, कॉफिंग. मैंने छीका जोर से, मैंने खांसा, तो हवा में जर्म्स आप तक चले गए. तो ये जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ, अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ तो मेरा ट्रांसमिशन भी डायरेक्ट ही है. बहुत इजी है, आपको याद रहेगा. Question number 20th. Dash is the introduction of contaminants into the natural environment that cause adverse change. Adverse मतलब उसका बहुत उल्टा असर हो जाता है. Pollution. अब देखिए, pollution is the introduction of contaminants into the natural environment that cause very bad effect, bad change. Impurity नहीं होगा, fouling नहीं होगा, none of these नहीं, pollution. Next question. Which of the following is not a type of pollution? ये आपने आपके अर्ली स्टेजेस में पढ़ा ही होगा. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर, वाटर, लैंड पोल्यूशन होता है, एक नॉइज पोल्यूशन भी होता है अगर आपने सुना हो तो, पर बॉडी पोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं होती है. Which of the following agents is responsible for turning the Taj Mahal yellow? आई थिंक ये भी आपने आपकी अर्ली स्टेज की जीके की बुक में पढ़ा हुआ होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड ऐसा केमिकल एजेंट है जो ताजमहल को येलो में, क्योंकि ताजमहल मार्बल से बना हुआ है, तो मार्बल को सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पीला कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ताजमहल, लोटस टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, इंडिया गेट and the other famous heritage monuments are being affected by air pollution. क्योंकि आप देखिए कि हवा में ही जो पोल्यूशन फैल रहा है, क्योंकि वाटर पोल्यूशन तो उनके वाटर गंदा पानी तक तो पहुंचने से रहा, लैंड पोल्यूशन तो कुछ हो नहीं सकता है, नॉइज पोल्यूशन कुछ अफेक्ट कर नहीं पाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है, जो हवा में जो धुआं जाता है, गंदगी जाती है, उससे सारी चीजें काली पड़ जाती हैं, गंदी हो जाती हैं. Which of the following rivers is called the world's most populated river? देखिए यहाँ पे आप यमुना रिवर, अगर यहाँ पे आप गंगा रिवर भी लिखेंगे
तो भी मुझे लगता है कि जो एग्जामिनर्स होंगे वो गलत नहीं करेंगे इसको। पर एज पर हमारी बुक हमने यमुना रिवर लिया हुआ है, पर गंगा रिवर भी ठीक हो सकता है। Which of the following are the primary causes of water pollution? वाटर पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है, किसके कारण हो रही है? प्लांट्स तो करेंगे नहीं, एनिमल्स तो करने से है, ह्यूमन एक्टिविटीज, हम इंसान ही सबसे ज्यादा पानी को गंदा करते हैं। Which of the following statements are true about CNG? कौन से सही हैं? CNG आप देखिए, एक तो बहुत अफोर्डेबल होती है और पोल्यूशन फ्री गैस होती है। आप देखेंगे तो एज कंपेयर टू डीजल एंड जो पेट्रोल होता है उसके रेट्स काफी कम होते हैं। अभी आप देखिए कि CNG जो होता है, काफी जो आई थिंक कैब ड्राइवर्स होते हैं, अगर आप देखेंगे मेट्रो सिटीज में, तो CNG ही प्रेफर करते हैं। एक तो वो बहुत रीजनेबल उनको पड़ती है, प्लस वो पोल्यूशन फ्री होती है। तो ये दो मेजर रीजंस होते हैं CNG को यूज करने के लिए। आइए देखिए इसके क्या है। इसमें पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन में पूछा है कौन से आर ट्रू, सही है। इट इज क्लीन फ्यूल, बिल्कुल सही है, क्लीन फ्यूल होता है जिसमें मैंने बताया पोल्यूशन फ्री होती है वो। इट इज हार्मफुल, नहीं, बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती है, तो ये करेक्ट नहीं है। इट इज अ पोल्यूटिंग फ्यूल, नहीं, पोल्यूटिंग नहीं होती है, ये करेक्ट नहीं है। ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता क्योंकि सेकेंड एंड थर्ड तो है ही नहीं। इट इज अ क्लीन फ्यूल, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज? वाटर बॉर्न डिजीज का मतलब क्या होता है? जो पानी के थ्रू फैलती है। अब आप देखेंगे फीवर, फीवर पानी से नहीं फैलता है। कॉलेरा बिल्कुल फैलता है, डायरिया फैलता है पानी से। सो इसका सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन होगा। Next question. The first and immediate assistance given to any person suffering from either a minor or serious illness or injury with care provided to preserve file, prevent the condition from worsening or to promote recovery is called first aid। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे देखिए यहाँ पे पूछा गया है द फर्स्ट एंड इमीडिएट असिस्टेंस। तो फर्स्ट, हम फर्स्ट का आप नाम से समझ जाइए कि फर्स्ट एड हम देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एड एक्चुअली जो वो होता है, जैसे हमारे घरों की अगर हम बात करें तो हमारे घर में भी फर्स्ट एड बॉक्स यूजुअली होता ही है, जिसमें हम छोटी सी क्रीम हो गई, जैसे सोफ्रोमाइसिन हो गया, डेटॉल हो गया, बैंडेज हो गया, एक सीजर हो गया, ये सारी चीजें हम रख लेते हैं कि अगर कभी आपको चोट लग जाती है, कुछ आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप डेटॉल से उसको क्लीन करके बैंडेड लगा के एटलीस्ट आपकी ब्लीडिंग तो आप रोक सकें। उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं कट बहुत डीप है, तो आप डॉक्टर के पास जो भी सो ऑन आप चीजें कर सकते हैं। बट द फर्स्ट जो चीज होती है, हम एकदम से जॉब करते हैं, दैट इज फर्स्ट एड। A gradual increase in the overall temperature of the Earth's atmosphere, generally attributed to the greenhouse effect caused by increased levels of carbon dioxide, CFS, and other pollutants, is called pollution, greenhouse effect, balanced diet, air pollution। ये सब भी आपने मुझे लगता है आपके अर्ली स्टेजेस में स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। Which day is celebrated as International Day of Yoga? I think अभी कुछ समय पहले आया था, जून में आता है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बोलते हैं, जिसपे आई थिंक हमारे जो इंडिया में आप अगर आप देखेंगे तो बाबा रामदेव ने बहुत ही इस बार, आई थिंक इस बार आपकी कोरोना के कारण शायद कुछ इतना इंटरनेशनल नहीं हो पाया था, बट शिल्पा शेट्टी और बाबा रामदेव हर साल कुछ एक इवेंट या ऑर्गेनाइज करते हैं इंटरनेशनल योगा डे पे, सबको योगा प्रमोट करने के लिए, ताकि आप भी एक हेल्दी लिविंग प्रैक्टिस करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा एजुकेशन हेल्प्स इन, योगा किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं? आजकल देखिए, अगर आप देखेंगे तो योगा बहुत हेल्पफुल है आपको, आपको मेंटल पीस देने के लिए, आपको फिजिकली फिट बनाने के लिए, आपको वेट लॉस करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, आपका स्ट्रेस को बर्स्ट करने के लिए। आई मीन योगा के बेनिफिट्स देखेंगे ना तो अनगिनत बेनिफिट्स है योगा के। तो ओके, सो हम यहाँ कुछ देखते हैं। जैसा कि बताया मैंने, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, बिल्कुल सही, योगा बहुत हेल्पफुल होता है। लीडिंग टू इमेंस अमाउंट ऑफ अवेयरनेस, बिल्कुल है।
कंसंट्रेशन एंड हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि योगा के तो आप देखेंगे जितने फायदे बताएं उतने कम है। ओके, व्हाट इज द मेन एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ योगा एजुकेशन? योगा अगर एजुकेशन के फॉर्म में है तो उससे स्टूडेंट्स को क्या हेल्प मिलेगी, उनके लिए क्या बेनिफिट है? ऑप्शन वन, टू अनेबल द स्टूडेंट टू हैव गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए बिल्कुल हो सकता है। टू प्रैक्टिस मेंटल हाइजीन, आजकल आप देखेंगे कि जो टीवी में बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है और उल्टी सीधी, आप अगर कंपनी आपकी है तो एक मेंटल पीस के लिए, मेंटल हाइजीन के लिए योगा बहुत जरूरी है। टू पजेस इमोशनल स्टेबिलिटी, तो इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो सकता है। योगा हेल्प्स इन, योगा किस चीजों में हेल्प करता है? तो देखिए, इट इज द काइंड ऑफ टेक्निक टू कंट्रोल द माइंड एज वेल एज बॉडी। आप देखेंगे योगा आपकी पूरी बॉडी माइंड दोनों को कंट्रोल कर सकता है। इट कैन बी डिसिप्लिन्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मेथड टू अटेंड द गोल। योगा रिफ्लेक्ट्स द दर्शना शास्त्र और द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ लाइफ। सो फिर इसमें आप देखेंगे ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। डैश इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी। हेल्थ, हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबींग है आपका, एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इंफर्मिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which of the following is not an objective of health education? कौन सा देखिए फिर नेगेटिव है, हेल्थ एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। To provide knowledge of first aid, to help students getting good marks in health and physical education subject। देखिए मैंने आपको हर बार बताया था कि गुड मार्क्स जो ऑप्शन होता है दैट इज अ नेगेटिव ऑप्शन, कभी भी ये एम नहीं होता है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन नेगेटिव था, पूछा था नॉट एम कौन सा नहीं होता है। सो गेटिंग गुड मार्क्स इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स हेल्थ? कौन कौन सी चीजें आपकी हेल्थ पे असर डालती हैं? बायोलॉजिकल फैक्टर बिल्कुल डालते हैं, डाइट तो बिल्कुल डालती ही डालती है, आपके आसपास सराउंडिंग जो होती है ना, जिसको हम एनवायरमेंटल फैक्टर लिखा हुआ है, आपके जो अगल बगल की, वो भी आपकी हेल्थ पे बुरा असर डालती है। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इसमें जाएगा। क्वेश्चन 38 पे आइए। रोल ऑफ अ टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल होगा क्योंकि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की बात हो रही है ना। हेल्थ सेमिनार एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि हेल्थ प्रोग्राम की बात हो रही है। फिर से मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ हेल्थ इंस्पेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए हेल्थ इंस्पेक्शन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना क्यों? क्योंकि हेल्थ प्रोग्राम की बात हो रही है। फिर से तो ऑल ऑफ दीज होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ थर्ड डिग्री बर्न? थर्ड डिग्री बर्न के सिम्टम्स क्या होते हैं? तो देख लिए थर्ड डिग्री जो बर्न होता है उसमें आप देखिए कि जो स्किन होती है आपकी बिल्कुल अलग सी हो जाएगी, पर आपको तकलीफ, जो पेन होता है, इचिंग वगैरह होता है, वो नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये मैं बाकी ऑप्शंस को नहीं बताऊंगी ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो आप में। 40th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर सर्वर ब्लीडिंग? ये सीवियर ब्लीडिंग होना चाहिए आपको। अगर बहुत तेज आपका ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए? पुट द विक्टिम इन द रिकवरी पोजिशन, आप उसको रिकवरी पोजिशन में डाल दें। नहीं, अगर रिकवरी पोजिशन को कैसे डालेंगे, उसकी तो ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही है ना, तो अभी तो आपको फर्स्ट थिंग क्या है, उसको ब्लीडिंग को रोकना। सेकेंड, डायरेक्टेड प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ और हैंड, आप उसको क्या करेंगे, उसके क्लीन एक साफ कपड़े से या हाथ से उसका जो ब्लड का जो प्रेशर है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। कवर विथ क्लीन क्लॉथ, गिव ऑक्सीजन, तो आई थिंक आप क्लीन क्लॉथ और हैंड से जो प्रेशर है उसको आपको रोकने की कोशिश करना चाहिए। ये सीवियर ब्लीडिंग का फर्स्ट थिंग करनी है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट? फर्स्ट आपका क्या आपके दिमाग में चीज आएगी जो आप करेंगे अगर आप पेशेंट को देख रहे हैं? तो
स्पीक टू द विक्टिम एंड शेक हिज शोल्डर्स। देखिए इसमें यहाँ पे चेक फॉर ब्रीदिंग लिखा है, चेक फॉर इंश्योरेंस, चेक फॉर एक्सटर्नल इंजरीज नहीं, स्पीक टू द विक्टिम। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट, आपको अगर पेशेंट की कंडीशन को पता लगाना है तो आपको उससे बात करना चाहिए, उसके शोल्डर्स को थपथपा के उसको देखना चाहिए कि वो किस हालत में है, क्या उसकी पोजीशन है। Which of the items mentioned below can cause a shock? कौन सी चीजें एक आपको एक शॉक दे सकती हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको शॉक देने, आपको जब शॉक कब लगता है, आपको हार्ट अटैक आता है तो आपको शॉक लगता है, राइट? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड। What should you do for a shock? आपको शॉक के लिए क्या करना चाहिए? गिव द पैसेंजर समथिंग टू ड्रिंक, लेट द पैसेंजर स्लीप, गिव नथिंग टू ड्रिंक, रीअश्योर द पैसेंजर एंड सीक मेडिकल असिस्टेंस। जब भी एक शॉक लगता है, दिल का दौरा तो किसी को पड़ा है, तो आपको उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं देना चाहिए, और उसे जो आपका पेशेंट होता है उसे फटाफट हमें, जो भी हमारा अगर फैमिली डॉक्टर है या नजदीकी डॉक्टर है, हमें उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि हमें इसको ये हम ऐसे से बातें बताई हुई थी और अभी इसको शॉक लगा हुआ है, एंड वो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। व्हाट डू यू डू फॉर अ स्मॉल कट? देखिए भी स्मॉल कट की बात आती है तो यहाँ पे हमें मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एड का ऑप्शन है वो हम चूज करके कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं, वॉश विथ सोप, क्योंकि आपको सोप से वॉश करके इसलिए बोला जा रहा है कि वहां पे जो भी अगर कुछ भी आपको जर्म्स होते हैं या कुछ भी अगर आपको लगता है कि ऊपर की जमी हुई चीजें वो क्लीन आउट करने के लिए, ताकि और उसमें वायरस इकट्ठा ना हो या इन्फेक्शन पैदा ना हो। तो बोल रहा है वो वॉश विथ सोप एंड वाटर, कवर विद स्टरलाइल बैंडेज। ठीक है, ओनली कवर। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमें साबुन से या हैंड वॉश से धोना है ताकि उस एरिया में इंफेक्शन पैदा ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन द CPR प्रोसीजर? तो CPR प्रोसीजर में क्या होता है? रेस्क्यू ब्रीदिंग इन चेस्ट कंप्रेशंस। ओके, व्हाट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन कॉज द ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप? जब हार्ट अटैक आता है तो आपका जो ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हार्ट को ब्लड नहीं मिलता है तो आपको अटैक आ जाता है, राइट? ओके, व्हाट डू यू डू इफ समबडी सडनली brings टू bleed सीवियरली? अगर बहुत ज्यादा किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे? अप्लाई प्रेशर टू द वाउंड, आपको उसको दबाना होता है ताकि जो उसका जो होता है वो वाउंड होता है वो और ज्यादा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है टेल देम टू लिक आउट द ब्लड, नहीं, गलत है ये। स्क्रीम एंड रन, ये तो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है। रिमूव फॉरेन ऑब्जेक्ट, नहीं। अप्लाई प्रेशर टू द वाउंड इज द करेक्ट आंसर। हाउ डू यू चेक फॉर ब्रीदिंग? आप ब्रीदिंग कैसे चेक करते हैं? आप हमेशा जो ब्रीदिंग होती है आप देखते हैं, महसूस करते हैं और सुनते हैं। लुक, लिसन एंड फील होता है करेक्ट ऑप्शन। अ नोज ब्लीड कैन बी स्टॉप बाय, कैसे हो सकता है? वेटिंग, बिल्कुल भी नहीं रुकने से। पिंचिंग ब्रीफली द नॉस्ट्रल्स, जो कि नॉस्ट्रल्स होती है इसको आप दबा भी देंगे ना हल्के से तो भी नोज ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। गिव समथिंग कोल्ड टू ड्रिंक, पुट सम कॉटन वुल इनटू द नोज। देखिए अगर आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में काफी लोगों की ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि नोज ब्लीड कर रही होती है तो उनको ऐसे कहते हैं आप सर ऊपर करके बैठ जाओ, फिर उनकी आगे नोस्ट्रिल दबा दी जाती हैं, तो दैट इज द करेक्ट थिंग। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट? तो ये देखिए हमने ऑलरेडी कर पड़ा हुआ है, स्पीक टू द विक्टिम एंड शेक द शोल्डर्स। ओके, सो हमने आपका जो लास्ट पेपर था जिसका बी पार्ट है वो हमने कवर कर लिया है। इसके भी हमने ऑलमोस्ट 50 MCQs कवर किए हुए हैं।
हेल्थ, फिजिकल एंड योगा, एजुकेशन, ये तीनों जो पार्ट्स थे, उन तीनों पार्ट्स के हमने अलग अलग तरह से क्वेश्चंस कर लिए हैं। प्लीज इनको एक बार गो थ्रू करिए। और जैसा कि मैं मेरा हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि आपको अगर कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पुट करिए। मैं आपको उन्हें रिप्लाई करूंगी ताकि आपको अपनी डाउट्स के या क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे। एंड थैंक यू, बाय फॉर नाउ।